देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है अध्याय 5 से समानांतर श्रेणी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये लिखा है। थोड़ा सा अपन क्या है कि सरल से कटने की ओर चलेंगे और आप अध्याय 5 को करने से पहले, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने से पहले आप दो सूत्रों के बारे में जान लें, थोड़ा सा एपी के बारे में भी जान लें कि एपी क्या होती है। तो एपी क्या होती है, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास, थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना समय नहीं रहता अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराने हैं। और आप लोगों ने सबने एपी के बारे में पढ़ा है कि एपी क्या होती है, एपी की परिभाषा आपने पढ़ी है कि एपी किसे कहते हैं, इस तरीके से सबने पढ़ा होगा। तो अभी आप यहाँ देख लें कि अगर आपके पास प्रथम पद ए है और सारवंतर अगर डी है, क्या है बच्चा, सारवंतर क्या है, डी है, तब इसकी एपी आप किस तरीके से लिख पाते हो, व्यापक एपी ए, अगला पद क्या आएगा इसका ए प्लस डी, अगला पद क्या आएगा इसका ए प्लस 2d, अगला पद क्या आएगा ए प्लस 3d, और इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ती चलती है। तो अगर आप इसको देखें तो ये इसका कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाता है बच्चा, प्रथम पद। और प्रथम पद को अपन लिखते हैं ए1। ये क्या होता है इसका दूसरा पद, क्या होता है बच्चा, दूसरा पद। और दूसरे पद को अपन लिखते हैं ए2। इसी तरीके से तीसरा पद मतलब इसको लिखेंगे आप ए3, चौथा पद इसको क्या लिखेंगे आप ए4। ठीक है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर किसी एपी का उसने तीसरा पद पूछ लिया तो तीसरे पद का सूत्र क्या बनता है बच्चा, ए3 बराबर ए प्लस 2d। क्या बनेगा, ए3 बराबर ए प्लस के 2d। इसी तरीके से उसने क्या है कि चौथा पद पूछ लिया या 10वां पद पूछ लिया, तो 10वां पद क्या आएगा इसका ए10 लिखेंगे आप, 10वें पद को क्या लिखेंगे ए10। तो ये बनता है ए प्लस के 9d। एक कम करके लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ 10 है तो यहाँ 9d। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो क्या है कि अपन डायरेक्ट सवाल इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर कोई भी पद पूछ लिया, तो जैसे कोई एपी दिए आपको और उस एपी का उसने पूछ लिया कि 10वां पद बताओ, तो आप ए और डी के मान निकालो, और 10वां पद का सूत्र आपको पता ही है कि ए प्लस कितना होता है 9d। और आप यहाँ पे ए का मान और डी का मान रखें, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस अध्याय में ऐसे, तो एक तो अपन ऐसे सवाल करेंगे इनके डायरेक्ट सूत्रों से, और इस अध्याय में जो आपको जो सूत्र यूज होने वाले हैं, तो पहले तो आपको यहाँ पे एक बात जान लेनी चाहिए कि एपी का जो एनवा पद होता है, मुख्य सूत्र यही होते हैं, वो ओटी में भी पूछे जाते हैं कई बार। तो एपी का जो एनवा पद है, आप लिखेंगे यहाँ पे एपी का एनवा पद। तो भैया एपी का जो एनवा पद होता है, एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो इसी जो अवैल मैंने आपको बताया था, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे n का मान 1 रख दिया, तो प्रथम पद निकालना था, ए वन बराबर कितना आएगा, ए प्लस 1 माइनस 1 कितना आएगा डी। तो कितना आ गया यहाँ से ए प्लस 1 बदल गई थी 0 इंटू डी, तो मतलब ए प्लस 0 इंटू डी का मतलब कितना होता है 0। और ए में अगर 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, ए ही आएगा, तो प्रथम पद कितना आएगा, ए आ गया। इसी तरीके से तो लिखा था अवैल मैंने। इसी अगर आपको दूसरा पद चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन की जगह पर 2 लिख देंगे, तो ए जहाँ एन लिखा हुआ 2 लिख दो, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा डी, तो कितना आएगा ए प्लस 2 में 1 घटाएं कितना आएगा 1 आ जाएगा 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस के डी। तो ये दूसरा पद आ गया ए प्लस डी। इसी तरीके से आप बाकी के पद भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो मुख्य सूत्र है वो ये है कि एपी का जो एनवा पद होता है वो क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। इसी तरीके से आप इसका एक सूत्र और यूज करेंगे, एपी के एन पदों का योग। किसी कोई भी एपी दी है उसके एन पदों का योग आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे एपी के, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी आप अध्याय 5 को कर पाओगे, और अगर ये सूत्र याद नहीं होंगे तो आप अध्याय 5 को नहीं कर पाओगे। तो एपी के एन पदों का योग, तो योग को लिखते हैं बेटा एस एन से। तो एस एन कितने पदों का, एन का, तो एस एन आ जाएगा यहाँ पे, एन पदों का योग। एस एन क्या दर्शाता है यहाँ पे, एन पदों का योग। क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। जे एपी के एन पदों का योग होता है। यहाँ पे एन क्या पदों की संख्या होती है, ए क्या होता है प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है यहाँ पे एपी का सार्व अंतर। ठीक है, ए क्या होता है प्रथम पद, एन क्या होता है पदों की संख्या, और डी क्या होता है यहाँ पे एपी का सार्व अंतर। अगर आपके पास अंतिम पद दिया है, जैसे एपी क्या है, परिमित एपी है, कैसी एपी दी है आपको, परिमित एपी। अपरिमित दी है
तो उसमें आपको एन पद देगा ही नहीं, वो अंतिम पद देगा ही नहीं। और अगर परमित एपी तो एन मतलब अंतिम पद तो देगा ही देगा। तो अगर उसका अंतिम पद दिया है तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस के ए एन। ए एन लिखो या ए एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए एन बराबर ही होता है एल, लास्ट टर्म एल अंतिम पद। ए एन लिख दो या एल लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस के एल या ए प्लस के ए एन, मतलब एक ही है। तो इनका आप यूज करके आप इस पूरी प्रश्नावली को हल कर सकते हैं, पूरी प्रश्नावली। तो देखें आप, तो पहला सवाल तो भारी सिंपल दिया है इसने कि एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं बच्चा आपको? 4 पद, जिसके लिए आपको प्रथम पद दिया है 10 और सार्वंतक दिया है कितना? 10। तो आप अगर प्रथम 4 पद लिखेंगे तो प्रथम पद तो आपको दिया ही है 10। आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो आपको क्या दिया भैया? दिया है इसका प्रथम पद कितना दिया है? ए बराबर 10। डी कितना दिया है आपको? 10। आपको प्रथम पद प्रथम 4 पद लिखने, तो प्रथम तो उसमें दिया, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? दूसरे से। तो इस आपको पता है कि जो A2 मैंने आपको डाट बताया था क्या होता है? A प्लस के डी लिखते हैं आप उसको, क्या लिखते हैं? A प्लस के डी। या आप इस फॉर्मूले को लगा लो तब भी कितना आएगा? A प्लस डी आएगा। तो अपने क्या डाट याद कर लिया कि A2 कितना होता है? A प्लस के डी। बस आपको कुछ नहीं करना, A1 को A लिखते हैं, A2 को आप क्या लिखते हैं भैया? ऐसे याद से कर लो आप, तो आसान हो जाती चीजें। A प्लस डी। A3 को क्या लिखते हैं आप? A प्लस 2D लिखते हैं। A4 को आप क्या लिखते हैं? A प्लस के 3D लिखते हैं। A5 को आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे A प्लस के 4D लिखते हैं। इस तरीके से चलता चलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे A1 है तो A डी नहीं है, यहाँ पे A2 है, 2 है यहाँ पे, तो D की संख्या कितनी ले रहे हैं आप? 1 ले रहे हैं। यहाँ पे A3 है, मतलब यहाँ पे 3 आया तो D की संख्या कितनी ले रहे हैं आप? 2 ले रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं? 4, तो यहाँ पे D की संख्या कितनी ले रहे हैं? यहाँ से D की संख्या 1 कम ले लेते हैं। ये बात ये दर्शा रहा है। तो आपको दूसरा पद चाहिए, तो दूसरे पद में क्या आएगा? A प्लस कितना आएगा? 1D। अब आप यहाँ से मान रख लो, तो A को मान 10, D का मान 10, 10 और 10 20, तो ये दूसरा पद आ गया। 4 कह रहा है तो प्रथम तो आगे तीसरा पद और याद कर लो। तो तीसरे पद का क्या बनेगा? 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे D की संख्या कितनी लेंगे भैया? 2 लेंगे। तो A प्लस डी, तो A का मान कितना है अपने पास? 10 है, प्लस 2 गुणा D का मान कितना है भैया? 10 ही है, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, और 20 और 10 कितना होता है? 30। तो ये 3 आ गया। A4 निकाल लो। A4 कैसे निकालेंगे? A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? A प्लस के यहाँ 4 है तो कितना आएगा? A प्लस, और D की संख्या कितने लेंगे? 3D लेंगे। A का मान 10 प्लस 3 गुणा कितना आ जाएगा? 10, तो ये हो गया 10 प्लस 10 दिया 30, और 30 और 10 कितना होता है? 40। आप यहाँ अतः करके लिख पाएंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे? क्या क्या निकाले? पहला तो दिया था इसने 10, खुद ने दिया था, 3 आपने निकाल लिए, 20 30 40 होंगे। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और इसी तरीके से अब आपको ये सवाल घर पे ट्राई करना है, ये होमवर्क में ट्राई करना है आपको। आप खुद से करेंगे जैसे आपने इसको कराया एंड टू, इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। बस यहाँ पे A और यहाँ पे A का मान 10 है, यहाँ पे A का मान -2 है, यहाँ पे A का मान D का मान 10 है, तो यहाँ पे D का मान कितना है? 0 है। इतना ही अंतर है बस, बाकी सिंपल से सब। तो इसके अगले सवाल पे चलते हैं अपन। देखिए अगला सवाल, दी गई संख्याओं की सूची 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। यदि एपी है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। मतलब अगर ये एपी है तो इसको आगे के आपको 2 पद बताने हैं, तो इसको पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी आप कैसे चेक करेंगे? तो सार अंतर निकाल के, अगर इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर कैसा आ जाता है? समान। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो अपन बता दें क्या ये एपी है। अगर समान नहीं आएगा तो फिर अपन कह देंगे कि ये एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो फिर आप अगले 2 पद नहीं निकाल पाओगे, और एपी है तो आप इसके अगले 2 पद निकाल लोगे। देखो किस तरीके से। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे दी गई सूची। अब ये एपी नहीं दी है, आप पहले इसको एपी चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दी गई सूची, सूची है, अब ये एपी नहीं है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? पहली संख्या लिखी है 4, अगली संख्या लिखी है 10, और ये 16, और ये 22, और ये डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से चल रहा है सवाल। तो आप इसको अगर देखो, सारवंतर निकालने का सूत्र होता है बच्चा क्या? सारवंतर। तो आप इस तरीके से A2 माइनस A1, मतलब पीछे वाले पद में से आपको आगे वाला पद घटाना होता है। पीछे वाले पद में से आगे वाला पद, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद। तो इन पहले 2 पदों का निकालें तो क्या लिखेंगे आप? A2 माइनस A1। इन दोनों का लिखेंगे तो देखो, इसको A1, ये A2, ये क्या होता है? A3, ये क्या होता है? A4। इस तरीके से बढ़ती है ये पदों की संख्या होती है। देखिए आप, ये पद होते हैं, ये A1 पद है, ये A2 पद है, ये 3 पद है, ये 4 पद है। तो आप इन दोनों के पदों का निकालें तो क्या लिखेंगे आप? A2 माइनस A1। इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप? A3 माइनस A2।
इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे बच्चा, A4 माइनस के A3। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, सार्व अंतर। तो निकालो यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सार्व अंतर। भैया इन दोनों के बीच का निकालें तो सूत्र क्या बनता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 10, A1 का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा जी 6। इन दोनों के बीच का तो क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, पीछे वाले में से आगे वाला पद, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस A2 का मान कितना है 10, तो कितना आ जाएगा जी भी 6। याद देखें पीछे वाले में से आगे वाला पद, तो A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 कितना आ गया यहाँ से 22 माइनस के 16। तो अब 22 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह कैसा है, सारा मतलब समान है, मतलब 6 ही आ रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि सार्व अंतर कैसा भैया, समान है, इसलिए दी गई सूची क्या है, एपी है। इसलिए दी गई सूची एपी है। और अगर ये एपी है तो आपको इसके कितने पद ज्ञात करने हैं, आगे के 2 पद और ज्ञात करने हैं। तो कर लेते हैं। तो आपको पता है आपके पास यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं, आपको 4 पद दिए गए हैं, मतलब आपको 5वां 6वां और बताना है। तो आपको 5वां 6वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए। तो अगर ये एपी है तो इसका प्रथम पद क्या हो गया यहाँ पे 4, और डी का मान आपने निकाला है, देखो कितना निकाला है 6, तो आप यहाँ लिख देंगे 6। आपको चाहिए 5वां पद, तो 5वां पद कितना आएगा a प्लस, यहाँ 5 ले रहे तो कितने डी लेंगे आप 4d। ए का मान कितना है अपने पास 4 प्लस 4 गुणा कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 छक्के 24, और 4 में 24 जोड़े तो कितना आता है 28। ये 5वां पद आ गया। 2 चाहिए, एक और निकालो 6वां। तो A6 कितना आएगा, यहाँ से a प्लस के कितना आ जाएगा 6 ले रहे तो यहाँ कितना लेंगे आप 5d ले लेंगे। तो ए का मान कितना अपने पास 4 प्लस 5 गुणा डी का मान कितना निकाला है आपने 6, तो 6 के देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस 30, तो कितना आ गया भैया जी 34। तो आप ले दें अतः एपी के अगले 2 पद कौन कौन से होंगे, 28 व 34 होंगे, 28 व 34 होंगे। इस तरीके से आप इस सवाल को देख सकते थे। अच्छा भैया एक और बात सुन लो, एक पिछले साल एक सवाल दिया था, जैसे आपके पास कोई भी एपी दे देता है, वो क्या देता है कोई भी एपी, मान लो उसने ये एपी दे दी, उसने बोल दिया कि एक दी गई एपी है, ये आपको एपी दी है, क्या कह रहा है कि 4 10 16 22 और ये डॉट डॉट, इस तरीके से आपको एक एपी दी गई है। अब वो पूछेगा कि इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। कितना सरल सवाल दिया है कि मतलब आपको बताना प्रथम पद और सारवंतर, तो आपको नहीं पता इसका प्रथम पद कितना 4 है, सारवंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है यहाँ पे 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, ये इसका आंसर हो गया। कितना सवाल पूछ लेता है कभी कभार वो, ठीक है। सीधा आपको क्या बताना है कि जो एपी दी जा रही है उसका प्रथम पद बताना है आपको, और क्या बताना है इसका सारवंतर बताना है। तो प्रथम पद 4 हो जाएगा, जो शुरू में लिखा है वो प्रथम पद होता है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है वो क्या होता है, इसका सारवंतर होता है। तो कहीं से भी निकालो, इन दोनों से निकालो, इन दोनों से कहीं से भी, अपन ने इन दोनों से निकाल दिया तो कितना आ गया था 6, तो ये इसका सारवंतर हो गया। इस तरीके का भी कभी कभार सवाल आ जाता है, देख लो। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2025 में पूछा हुआ है ये, और लगभग ऐसी सवाल पूछता है, हर इंपोर्टेंट सवाल है। तो इस पैटर्न का जो सवाल होगा आप कर लेना, 10वां पद पूछ ले, 20वां पूछ ले, 30वां पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है। आपने अगर 10वां निकाल लेंगे तो आप 30वां भी निकाल लेंगे, 100वां भी निकाल लेंगे, कोई पद निकाल लेंगे। तो एक छोटे से सवाल से आप सीख लो कि किसी भी एपी का nवां पद किस तरीके से निकालते हैं। तो nवां पद मतलब 10वां पद, 11वां पद, कुछ भी पूछ ले की जगह पे, देखें आप इंपोर्टेंट सवाल है ये। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले दी गई एपी, तो दी गई एपी, ये आपको पहले से एपी दे रहा है, तो एपी है ये। तो कितना दिया है यहाँ पे 2 7 12, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कौन सा 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए और डी के मान लिख लें। तो ए का मान कितना है यहाँ पे, जो शुरू में संख्या लिखी होती है वो ए का मान होता है, तो ये हो गया प्रथम पद। डी कैसे निकालते हैं, आप पीछे वाले में से आगे वाली संख्या घटा दो, तो 7 माइनस के 2 कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। क्या चाहिए आपको 10वां पद। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि जो 10वां पद होता है यानी A10 क्या होता है ए प्लस, यहाँ 10 ले रहे तो कितना लेंगे भैया 9 डी ले लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए का मान डी का मान पुट कर दो। तो ए का मान कितना है अपने पास 2 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना है अपने पास 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 5
43 और 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 47। तो अब बस आप लिख रहे हैं अतः एपी का 10वां पद कितना आएगा 47 होगा। तो अब आपसे यहाँ पे 20वां पद भी पूछ लेता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, तो यहाँ पे A20 लिख देते और आप यहाँ क्या लिखते A प्लस के 19D। बस आप यहाँ से A का मान रख देते कितना 2, 19 गुणा, और D का मान कितना रख देते आप यहाँ से 5 रख देते। आई बात समझ में? तो कितना आ गया यहाँ से 2 प्लस 19 पंजे कितना होते हैं 95, 45 की 5 से लाके 4 5 5 4 9, तो कितना आ गया जी 97 आ गया। पता है एपी का 20वां पद कितना आ गया 97 आ गया। ठीक है, तो अब आप कोई एपी दे दे तो उसका कोई भी पद पूछ ले, 10वां 20वां 100वां 29वां 28वां 25वां 26वां, यही तरीका है। ए और डी के मान लिखो और जो भी पद आपको ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखो इस तरीके से मान पुट करो ए और डी के मान और आंसर। इस तरीके का भी सवाल आता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यही पूछा था, इसके अथवा भी पूछा था, तो वह सवाल कराया था 2025 में। देखिए ये कह रहा है कि एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो आप सबसे पहले आप एक बात सीख लो कि यहाँ पे कौन सा पद आ जाए, तो ये मान होता है भैया ए है, का मान होता है 78। कौन सा पद या कोई शब्द आ जाए कोई पद, क्या एपी का कोई पद 78 है या एपी का कौन सा पद 78 है, तो आप उसको, वो किसका मान होता है, वो ए एन का मान होता है। किसका मान होता है ए एन का। ठीक है, देखते हैं आप चेक करते हैं यहाँ पे इसका कोई पद मतलब कौन सा पद है, मतलब एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तो हो गया क्या एन का मान, तो कौन सा पद है मतलब कौन से नंबर का पद 78 है आपको ये बताना है। तो मतलब कौन से नंबर का मान लेंगे आप एन, तो आपको क्या ज्ञात करना है भैया कि आपको एन ज्ञात करना है। एन आप इसको कहेंगे तो आपको किसका मान ज्ञात करना है एन का। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दी गई एपी, तो आपके पास जो एपी लिखी है ना वो क्या लिखी है, आपके पास एपी लिखी गई है 3 8 13 18 डॉट डॉट। सबसे पहले जब भी एपी देता है सबसे पहले आप ए और डी निकालो, क्योंकि ए और डी के अलावा ए और डी के बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे ए और डी के मान। तो ए का मान देखो प्रथम पद 3 है, डी का मान आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पीछे वाली संख्या में आगे वाली संख्या घटा दो, 8 में से कितना घटा देंगे आप 3, तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका क्या आ गया सारांतर आ गया। अब आपको चाहिए कि ये कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो आप माना एपी का एनवां पद क्या है 78 है। आप एक बात लिख देंगे यहाँ पे क्या माना एपी का एनवां पद, आपको तो नहीं पता ना कौन सा पद है, तो उसको क्या मान लिया आपने एन मान लिया कि एनवां पद कितना है 78 है। तब तो अगर एनवां पद 78 है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 78 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 78, एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखें ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो आप, तो क्या होता है भैया ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में कितना आता है डी, बराबर में कितना लिखा है 78, 78 लिख दिया। देखो ए का मान रखो मान यहाँ पे, ए का मान कितना है अपने पास 3 प्लस एन का मान तो ज्ञात ही करना है गुणा डी का मान कितना है अपने पास 5, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 78। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 लिखा है सबसे पहले इस 3 का पक्षांतर करो उधर की साइड, तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से n माइनस 1 और गुणा में कितना लिखा है 5 बराबर ये हो जाएगा 78, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद में ये कितना है यहाँ पे n माइनस 1 और गुणा में कितना लिखा है भैया, ऐसा करो ये गुणा में लिखा है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75, ये आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 75, और ये गुणा में लिखा था 5 पूरे कोष्टक के में तो कितना आ गया बटे में 5, 75 करेंगे तो बटे में जाएगा ही। यहाँ से n माइनस 1 बराबर 5 से काटो 5 अगर 5 5 अगर 5 बची 2 तो 5 25, तो कितना आ गया आज 15 आ गया। तो n का मान कितने का आएगा यहाँ से 5 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया भैया 16। तो जो 16 नंबर का पद होगा ऐसे इस एपी को आप आगे बढ़ाएंगे तो जो इस एपी को जैसे आप आगे बढ़ाएंगे कितने नंबर तक 16 नंबर तक, तो वहां पे कौन मिलेगा आपको 78 मिलेगा। अगर आपको जांच करनी है तो आप इस एपी का 16 पद निकालो 78 ही आएगा, देखो कैसे सही है गलत है। आप यहाँ लिखेंगे 16 पद ए 16 बराबर क्या आएगा ए प्लस के 15d, तो यहाँ से ए का मान कितना है भैया 3 है प्लस 15 गुणा और डी को मान कितने का भैया यहाँ से 5 है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 15 5 75 और 75 और 3 कितना होता है 78। देखो आ गया कि नहीं 16 पद 78, मतलब अपना आंसर सही है। तो आप यहाँ लिख पाएंगे अतः एपी का कौन सा 16वां पद कितना आएगा 78 होगा,
ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो क्वेश्चन तो 2 नंबर का ही आता है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। क्वेश्चन कैसा आएगा, छोटा सा ही आएगा। तो इसलिए क्या है कि आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है उन पे आपको फोकस नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, जो छोटे क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखो आप देखिए अगला सवाल, ये कह रहा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 2 से 5 में कितने पद है। मतलब आपको एन की संख्या बतानी है कि इसमें कितने पद है, और ये परिमित एपी मतलब इसमें अंतिम पद दिया है। अंतिम पद कितना दिया है, 205, और अंतिम पद को अपन क्या बोलते हैं भैया, ए एन। अंतिम पद कौन सा पद, कोई पद, तो ये सब क्या होता है, ए ऐसे ए एन होता है। क्या बोलते हैं उसको, ए एन। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी गई एपी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे दी गई एपी, दी गई एपी क्या है अपने पास, 7, 13, 19 डॉट 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 कितना है, 205। ये अपने पास दी गई एपी है। तो आपको बताना है कि कितने पद है इसमें, कितने पद है, मतलब आपको ज्ञात करना है एन का मान। क्या ज्ञात करना है बच्चा, एन का मान। तो इसके लिए सबसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी आपको एपी देगा तो सबसे पहले आपको खुद के ए और डी के मान ज्ञात करने हैं। क्या के मान ज्ञात करने हैं भैया, ए और डी के मान आपको सबसे पहले ज्ञात करने हैं। देख, तो यहाँ पे ए का मान कितना लिखा है, 7, डी का मान कितना आ जाएगा, 13 में 7 घटा दो आप, तो 13 माइनस का 7 कितना आ गया, 6। अंतिम पद कितना है, यानी कि ए एन का मान दिया है आपको 205। और ए एन का फॉर्मूला आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस के एन माइनस के 1 गुणा डी बराबर कितना आता है, 205। तो यहां से ए का मान कितना है अपने पास, 7 प्लस एन का मान तो आपको ज्ञात ही करना है। तो क्या एन का मान रखेंगे, नहीं यही नहीं, तो रखेंगे कहां से, गुणा डी का मान कितना है अपने पास 6, तो आप यहाँ 6 रख दो। तो बराबर में कितना लिखा है, 205, तो आपने 205। तो सबसे पहले आप 7 का पद पे कर दो उधर की चार्ट में, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 गुणा में 6 बराबर 205 माइनस का कितना, 7। तो यहाँ से n माइनस 1 का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये गुणा में लिखी तो भागा पहुंचा देंगे, इसको इसमें से घटा दो, तो n माइनस 1 बराबर देखो 205 है, 205 में से आपको कितना घटाना है भैया, 7 घटाना है। तो 205 घटाने कितना घटाना है, 7। तो 15 में से आप अगर 7 घटाएंगे तो 8 आएगा। हासिल लागे की देखा 1, तो 8, 10 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा, 9। हासिल लागे तो कितना आ गया, 1 से 98। कितना आ गया भैया, 1 से 98। और बट्टे में कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि गुणा में लिखा तो ये भागों में पहुंच जाएगा। अब आप इसको काट दो, तो n इधर कर देते हैं, इधर। तो यहाँ से n माइनस 1 का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, 6 का 6, 36, 18 बची के देखो 19 है, तो 36, 18 तो कितना आ गया, 33। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 33 प्लस 1, तो n का मान आ जाएगा 34। तो अतः पदों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी भैया, 34 होगी। तो आप यहाँ लिख दें अतः पदों की संख्या 34 होगी। ये इसका फाइनल आंसर था, देख लो। तो अब आपको कोई भी एपी दे दे और वो उससे आप उसके पदों की संख्या पूछे तो आप इस तरीके से उसको कर देना। तो मैं उन बच्चों से कुछ 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। सवाल तो अपन कर ही लेंगे, थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट का समय दे दो आप मुझे। कि जो बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, जो 10th क्लास में और 12th क्लास में, तो वो क्या है कि ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना लें, मानसिक तनाव ना लें, क्योंकि जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले 2 साल के पेपर देख लेना, बस मात्र 2 साल के 2024-25 का पेपर देख लेना, क्योंकि उससे पहले का सिलेबस थोड़ा अलग था। तो अभी आप 2024 और 25 के क्वेश्चन से जो पेपर है उनको देख लेना, तो आपको अंदाजा बैठ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। भारी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मेंटली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा प्रेशर लोगे तो आप क्या है कि अपना रिजल्ट खराब कर बैठोगे, आपकी परीक्षाएं खराब जाएंगी। तो इसलिए जितना है उतना काफ़ी है, सफिशियंट है, और जितना आपको कराया गया उसका बस बार बार आपको रिवाइज करें, नया करने का कुछ भी नहीं करें। जितना आपको टीचर ने कराया या आपके टीचर ने जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको लगाओ, जो कमजोर बच्चे हैं। और देखो जो होशियार बच्चे हैं उसके लिए भैया कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, उनके लिए पूरा मैथ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको चाहिए 100 में से 100।
और जिनको क्या है कि जिनके सपने बड़े होते हैं तो उनको भैया मेहनत भी तो बड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। जिनका सपना क्या है 100 में तो 100 है, तो भाई उनके लिए पूरा गणित ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास चल रही है वो तो कमजोर बच्चों के लिए चल रही है, जो क्या है मैथ में कमजोर होते हैं, पास होने के क्या है कि उनके लाले पड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास है। वो इनको देख लेंगे तो उनका क्या काम बन जाएगा, वो आसानी से पास हो जाएंगे और बस 10th क्लास उनका हो जाएगा। ठीक है तो चलिए देखते रहें आप इन क्लासों को, ज़्यादा प्रेशर न ले कतई। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। आपको बताना है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 3 का भाग चला जाता है। तो आपको संख्याओं की संख्या बतानी है, मतलब आपको n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n का मान। मतलब ऐसे कितने, मतलब पदों की संख्या बतानी है कि ऐसे कितने पद हैं जिनमें मतलब 2 अंकों के ऐसे कितने पद हैं जिनमें 3 का भाग चला जाता है। तो आपको पता है कि अपन कहाँ से शुरुआत करेंगे भैया, 2 अंकों की संख्या से शुरुआत करेंगे। तो 2 अंकों की संख्या में पहले एक अंक की संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो एक अंक की संख्या होते हैं। 10 से शुरू हो जाती है 2 अंकों की संख्या और कहाँ तक जाते हैं 99 तक, क्योंकि 100 लिख देंगे तो 3 अंक की हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पहला 10, दूसरा नंबर क्या आएगा 11, अगला क्या आएगा 12 13 14 15 16 17 डॉट 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 कितना आएगा, फिर आगे चल के आगे आ जाएगा 99 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएगी 99, क्योंकि जैसे ही आप 99 से आगे लुकेंगे तो वो संख्या कितने की हो जाएगी भैया, वो संख्या हो जाएगी 3 अंक की। कितने अंकों की, थोड़ा ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं क्या है कि 15 16 तक ले लेते हैं, फिर डॉट डॉट करके यहाँ लिख देते हैं कितना 99। इसके बीच की संख्या अपन ने डॉट डॉट करके बता दी है। ठीक है, देखिए आप, क्योंकि जैसे ही आप 16 करेंगे तो कितने अंक हो जाएगा, देखो इससे पहले लिखेंगे तो 9, तो ये तो 1 अंक की है, तो इससे आगे की संख्या लेंगे आप नहीं लेंगे। और 99 से आगे लिखेंगे तो कितना आएगा 100, तो ये कितने अंक की है 3 अंक की, तो इसको लेंगे क्या नहीं लेंगे। अपन ने चाहिए कितने अंकों की 2 अंकों की, और वो संख्या चाहिए जिनमें 3 का भाग जाता है। तो क्या यहाँ पे 10 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 11 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 12 में 3 का भाग जाएगा, जाएगा। क्या 13 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 14 में जाएगा, क्या 3 का भाग, नहीं जाएगा। 15 में बिल्कुल जाएगा, तो एक संख्या हो जाएगी। इस तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची। तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची। तो पहली संख्या क्या आएगी, ये तो हट जाएंगी दोनों की दोनों, तो सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी 12, तो आप लिख देंगे 12। अगली कितने आए 15, फिर अगली कितना आएगा 18, फिर अगली कितनी आएगी 21, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आएगी देखो 99 में क्या 3 का भाग जाता है, क्या बिल्कुल जाता है, तो इसलिए लास्ट में जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 99। ठीक है, और बाकी अपन ने डॉट डॉट करके दिखा दिया इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसको एक बार चेक कर लो कि ये एपी है क्या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए आप इसका क्या निकाल लो, सारवंतर निकाल लो, तब तो आप संख्या की संख्या बता पाओगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर, तो क्या आएगा a2 माइनस a1, कितना आ जाएगा ये 15 माइनस 12 कितना आ गया 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे a3 माइनस क्या लिखेंगे आप a2, तो कितना आएगा 15 माइनस 18 माइनस के 15 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे आप a4 माइनस के a3, तो कितना आ रहा है ये 21 माइनस के 18, तो कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है। तो देखो लगभग हर जगह क्या आ रहा है, सारवंतर तो समान ही है। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि आप चेक करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डाट लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये एपी है। आप चेक कर लेंगे तो और अच्छी बात है। तो आप लिख लेंगे चूंकि सार्व अंतर कैसा है यहाँ पे समान है इसलिए प्राप्त सूची क्या है एपी है। तो अगर ये एपी है तो आपको बताना है पदों की संख्या। तो ऐसा सवाल अभी आपने करा था 205 वाला, जिसमें आपको पदों की संख्या बताई थी कि ऐसे कितने पद हैं, तो आपको इसमें भी बताना है कि इसमें कितने पद हैं, ये कितने पद हैं ये। तो आपको पता है इसके लिए आपको ए लिखना पड़ेगा। ए कितना है यहाँ पे 12, डी आपने निकाल दिया कितना 3, और आपको यहाँ पे ए एन का मान लिखा, ये अंत में लिखा है ना अंतिम पद, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 99 या 99। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो आप, तो ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी बराबर में कितना आ जाएगा 99। आप यहाँ से ए और डी का मान रख दो, एन का मान तो आपको ज्ञात ही करना है, तो आप एन का मान तो रखेंगे नहीं, एन का मान है ही नहीं तो कहाँ से रखोगे। तो ए का मान कितना है अपने पास 12 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है अपने पास, तो डी का मान है भैया 3, तो बराबर कितना आ गया 99। अब 12 को आप इधर भेज दो, तो यहाँ से एन माइनस 1 और गुणा में कितना लिखा है, गुणा में मतलब लिख दो पहले एक बार, एक स्टेप तो लिखी दो।
n माइनस 1 गुणा में कितना आ जाएगा 3, तो 99 माइनस कितना आ जाएगा 12, प्लस का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से जिसको घटाओ तो कितना बचेगा 87, और बटे में कितना आ जाएगा 3, 9 में 2 गई थी 7 और 9 में 1 गई थी 8। अब जी n माइनस 1 का मान कितना आ गया 3 1 3 और 3 दूनी 6 और बची कितना भैया 2, 3 नाम 27, तो कितना आ गया 29 आ गया। यानी कि यहाँ से n को मान आ जाएगा भैया 29 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया 30। तो अतः आप लिख देंगे, अतः करेंगे क्या कि अतः दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी 30 होगी, या अतः अभिष्ट संख्याओं की संख्या कितनी होगी 30 होगी। आप लिख दें अतः 3 से विभाज्य दो अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होगी 30 होगी, कितनी होगी 30। तो ये कितनी संख्या लिखी है अपने पास 30 संख्या लिखी है, इस तरीके से आप बता सकते थे। तो इसके जैसा और भी सवाल है, जैसे कोई 0 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के आप गुणज लिख लेना 0 और 250 के बीच के। ऐसे ही 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कौन कितनी संख्या है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो इसी तरीके से करेंगे आप लोगों को, एन टिक तो यही पैटर्न रहेगा करने का उनका, ठीक है कर लो देख लो आप। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि 2 7 12 डॉट 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 के 10 पदों का, मतलब आपको इसके कितने 10 पदों का 10 पदों तक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी दी है, आपको 10 पदों का इसका योग बताना है। कितने पदों का 10 पदों का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सूत्र तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले आप एपी लिख लो। तो अपने पास जो एपी दिया ना वो क्या दिया बच्चा 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ए और डी का मान निकालो। मैंने बोला ना कि जब भी आपके पास एपी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है ए और डी का मान निकालो। यहाँ पे ए का मान कितना है अपने पास 2, डी का मान कितना है अपने पास 7, ठीक है। कितने पदों का योग निकालना है 10 पदों का, तो एन का मान कितना आ गया यहाँ से 10, कितना आ गया 10। जितने पदों का योग निकालते हैं तो वो क्या होता है वहां पे एन का मान होता है। तो अब आपको पता है कि जो एस 10 पदों का मतलब एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू में कितना आता है डी। तो आपको चाहिए 10 पदों का, तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 और बटे में कितना आ जाएगा 2। जहाँ n है वहाँ n का मान, जहाँ a वहाँ a का मान, जहाँ d है वहाँ d का मान 2। a का मान कितना है अपने पास 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है अपने पास 7। आप यहाँ 7 गुणा कर लो, 2 1 2 2 5 10, तो कितना आ गया यहाँ से ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। अब आप इसका क्या कर लो, इसके दुदूनी 4 प्लस 10 में तो 1 घटाएंगे क्या बचेगी 9, और 9 को गुणा 7 से करें तो कितना आएगा 63। तो यहाँ से 5 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया 63 4 67, और इनका आपस में क्या कर दो गुणा कर दो। तो 5 गुणा 7 करें 7 5 35, हासिल की आई 3 और 56 30 और 3 33, तो कितना आ गया जी 335 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया 335। नहीं गलत कर दिया अपने, 335 क्यों आएगा यार, सारवंत्र कितना आया यहाँ पे, अरे यार सॉरी सॉरी भाई गलत कर दिया अपने थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सारवंत्र कितना है यहाँ पे 5 है, सारवंत्र कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 5 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी 2 2 4 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 9 45, और 45 में ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 49 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 45, हासिल की आई 4 5 20 और 2 20 और 4 24, 245 आएगा आंसर। कितना आएगा 245। आप ले देंगे अतः करके यहाँ पे अतः एपी के 10 पदों का योग कितना होगा 245 होगा, ये इसका आंसर। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
जिसका एनवा पद वो किससे दिया जाता है, एन बराबर एन प्लस के 2n से दिया जाता है। मतलब अभी आपको क्या कि एपी नहीं दी है, तो जो आपको जो एनवा पद दिया है इससे आप एपी निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दो, बढ़िया इंपोर्टेंट सवाल है भैया। अच्छा एक बात और सीख लो आप कि अगर आपको वास्तव में 5 अध्याय से सवाल नहीं छोड़ना है, ये तो मैंने देखो संभावना व्यक्त करी है इससे आ जाए, अंतर्यामी तो नहीं, भगवान तो नहीं कि भैया थोड़ा सा संभावना व्यक्त कर देते हैं अपन कि सवाल आ जाएगा यहाँ से। पिछले पेपरों को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पर वास्तव में आपको 5 अध्याय का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो आप 5.2 से मत बोलो, आप सीधा 5.1 को ही कर लो बस, और 5.1 को कर लोगे तो आपका सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि 5.1 से भी आना है, उसके अथवा में किससे आना है, 5.2 से आना है। तो इसलिए आप 5. ज्यादातर देखो ये संभावना है, ज्यादातर वो ऐसे ही देता है क्वेश्चन, कभी कभार देता है कि एक ही अथवा का भी उसी से 5.2 से दे दे, ऐसा बहुत कम केस में होता है, लेकिन ज्यादातर है एक सवाल 5.1 का तो अथवा में आएगा 5.2 से। तो आप इसलिए 5.1 को क्लियर कर लो तो आपका काम बन जाएगा। सूत्रों को दोनों को याद करो, क्योंकि ओटी में आता है 100% दोनों सूत्र जो कहते हैं। तो यहाँ पे ए एन बराबर कितना लिखा है, 3 प्लस के 2n से दिया जाता है, तो आप यहाँ लिख लेंगे दिया है। जो एपी का जो एनवा पद है वो क्या लिखा है, ए एन बराबर 3 प्लस के 2n, आपको 24 पदों का योग, कितने 24 पदों का आपको योग बताना है। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले देखो इसमें 24 पदों का अगर आपको योग बताना है तो S24 मतलब एस एन क्या बनेगा, यहाँ से एस एन बनेगा n/2। अगर ये 24 पद है, इसमें कितने पद है, 24 पद, तो आप अगर 24 पद निकाले तो 24वां पद तो अंतिम पद हो जाएगा वो। तो आप डायरेक्ट इसका कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ए प्लस के ए एन। तो आपको क्या की जरूरत पड़ने वाली है, ए की, मतलब प्रथम पद की। आपको कितने क्या की जरूरत पड़ने वाली है, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब 24 पद है तो 24वां पद की। तो एन का मान और किसका मान आपको क्या चाहिए, एन का मान। तो कितने पद है उसमें, 24 पद है, तो आप एन का मान 24 लिख दोगे, क्योंकि 24 पदों का योग बताना, तो पद कितने होंगे 24, एन का मान कितना आ गया 24। देखो तो आपको प्रथम पद जरूरत है, तो आप यहाँ से प्रथम पद निकालना, तो ए का मान एन का मान 1 रख दो यहाँ पे। तो ए 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 2 गुणा 1, तो कितना आ गया यहाँ से 3 और प्लस कितना 2, तो कितना आ जाएगा जी 5। कितना आ गया भैया 5। अब इसका अंतिम पद निकाल लो, तो A24 24वां पद कितना आएगा, यहाँ से 3 प्लस 2 गुणा, अब एन की जगह कितना आ गया 24, तो आप यहाँ 24 रख दो, तो 2 गुणा कितना आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 51। तो ये अंतिम पद आ गया इसका, है ना। 24वां पद ही तो कौन सा है, अंतिम पद है। आप याद देखें, तो एन का मान कितना है अपने पास, कितने पदों का योग बताना है 24 पदों का, तो एन का मान 24 होगा। बस आप इस फॉर्मूले में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो S24 बराबर 24/2, ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान कितना निकाला है आपने, A1 ही होता है क्या, ए लिखो या उसको A1 लिखो, बात एक ही है। तो ए का मान कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया था, तो आप यहाँ से ए का मान कितना लिखेंगे 5 प्लस ए एन, मतलब अंतिम पद कितना है इसका 24, 51 है, आप यहाँ 51 रख दो। अब आप इनके गुणा भाग कर लो, तो 24 इसका भाग लगा दो, तो 1 2 और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 12, तो गुणा में कितना आ जाएगा 56। आप इनका गुणा कर लो, तो 12 चक्की 72 की 2 आ जाएगी, यहाँ से लाही कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 5 60, तो 60 में ये जोड़े तो कितना 67, तो कितना आ गया 672। तो इस तरीके से इसके जो 24 पदों का योग होगा वो कितना आ जाएगा भैया 672। इस तरीके से भी दे सकता है सवाल, कितना सिंपल था। देखो आप यहाँ लिख दें, अतः एपी के 24 पदों का योग कितना होगा 672 होगा, ये इसका फाइनल आंसर है। देखो इसका लास्ट सवाल देख लो, ये कह रहा है कि एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग कितना आ जाए 78 आ जाए। तो अब की बार आपको एस एन का मान दिया है, ये क्या हो गया कितना योग दिया है ना, तो एस एन का मान कितना दिया है आपको 78, और कितने पद लिए जाए, तो कितने पद का मतलब क्या हो गया, आके आपको अब की बार क्या ज्ञात करना है, एन का मान। किसका मान ज्ञात करना है भैया, एन का मान। तो अब आपको क्या दिया है, एपी क्या दिया है उसको लिख लो सबसे पहले सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे एपी क्या लिखा भैया, पहला पद क्या है इसका 24, अगला क्या है 21, अगला क्या है 18,
और ये डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसने एपी दी है। तो मैंने बताया जब भी एपी देता है तो सब जो को कुछ भी निकलवाए वो बात की बात है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसके ए और डी के मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान है भैया 24, साफ साफ दिखाई दे, सबसे जो शुरू का जो पद होता है वही होता है प्रथम पद, ए का मान। डी का मान निकालेंगे आप, कितना आएगा a2 माइनस a1, मतलब 21 में से कितना घटा दो 24, 21 माइनस का 24 तो कितना आ जाएगा जी, माइनस के 3। कितना आ जाएगा, 21 में से 24 घटाएं तो कितना आएगा, माइनस के 3 आएगा। माइनस संख्या बड़ी तीसरी चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। अब और क्या दिया, देखो अब आप लिखेंगे यहाँ पे n बराबर, तो आपको ज्ञात ही करना है, तो दिया क्या है, फिर एक बार और लिख लो। ये दिया है भैया आपको, क्या दिया है, क्या जो एस एन का मान है वो कितना दिया है आपको, 78 दिया है। कितना दिया है, 78। अब आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या इसमें कोई अंतिम पद वगैरह है क्या, नहीं है, तो आप बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बटे में 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में कितना आता है डी, और बड़ा कोष्टक बंद और बराबर में कितना लिखा है भैया 78। कितना लिखा है 78। बस अब आप इस सूत्र में ए का, एन का और डी का मान रख दो। एन का मान तो अपने पास नहीं है क्योंकि एन का मान तो आपको ज्ञात करना है, तो ए का और डी का और एन का, एन का सॉरी ज्ञात ही करना है, ए का डी का मान रखना है आपको। देखो रखते हैं, यहां से करा देते हैं। तो एन तो अपने पास एन तो है नहीं, एन तो ज्ञात ही करना है, तो एन बटे 2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान कितना है अपने पास 24, तो आप यहाँ 24 रख देंगे, फिर कितना आएगा यहाँ पे प्लस एन का मान तो ज्ञात ही करना है, तो एन माइनस 1 आ जाएगा। फिर कितना आएगा इंटू में डी, डी का मान कितना है अपने पास भैया माइनस का 3, आप यहाँ माइनस का 3 रख देना, बराबर कितना आ जाएगा ये 78 आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा, बड़ा सवाल है ये, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल आते हैं, पर मैंने पता नहीं क्यों लिख लिया इसको यार। कराएं क्या इसको, इसमें द्विघात समीकरण वगैरह बनेगा तब इसका आंसर आ पाएगा। तो लंबा सवाल हो गया, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए यार। अब लिख लिया है तो करवा देते हैं, है ना, अब लिख ही दिया है तो क्या करें, करवा ही देते हैं। चलो कर लो भैया, ठीक है, और लिख दिया तो देख लो आप नहीं तो छोड़ तो छोड़ देना आप, मैं करवा देता हूँ, अब आता तो ही गया। देखो तो ये 2 लिखा है, ये देखो ये जो पूरे कोष्टक के गुणा में क्या लिखा है एन बटे 2, तो जो नीचे वैल्यू लिखी होती है वो उधर बराबर में कहाँ चली जाती है, गुणा में। तो यहाँ से एन कोष्टक में कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, यहाँ कितना आएगा प्लस, इस माइनस 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 3, बड़ा कोष्टक बंद बड़ा कितना आ जाएगा 78, और गुणा में कितना आ जाएगा भैया 2। ये जो बटे वाली संख्या आती है वो कहाँ चली गई, गुणा में चली गई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n कोष्टक में 48 प्लस प्लस से ये कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 3n प्लस प्लस मिलेगा क्या हो गया प्लस 3, बड़ा कितना आ गया, इसका आपस में गुणा कर दो तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना आ गया जी 156 आ गया। अब आपको क्या करना है तो n कोष्टक में 48 प्लस के 3 प्लस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 51, माइनस कितना आ गया 3n आ गया, प्रारंभ में कितना लिखा है 156, n का आप अंदर गुणा कर दो, n का अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा कितना 51n, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3n की घात 2, n का n गुणा करें कितना आएगा n की घात 2 हो जाएगा और 3 का 3 बराबर कितना आ गया 156। अब आप ऐसा करो इनका पक्षांतर उधर की साइड कर दो, करो पक्षांतर इनका, तो जब आप इनका पक्षांतर करेंगे तो इसको उधर लेके जाऊंगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 3n की घात तो प्लस का हो गया, 51n को मैं उधर लेके जाऊंगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का 51n लिख दिया, और ये तो वहीं की वहीं पर है पहले से ही, तो ये रहेगा प्लस का 156, तो बराबर में कितना आ गया 0, बराबर में कितना आ गया भैया ये आ गया 0। आपने क्या करा 3 को उधर 3n को उधर 3n की घात 2 को उधर लेके गए तो ये प्लस माइनस का था तो प्लस का कर दिया आपने, 51n प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 156 वहीं की वहीं पर। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, सब जगह 3 का भाग जा रहा है, तो आप क्या करो दोनों पक्षों में 3 का भाग लगा दो, तो आप यहाँ लेके आएंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 कटेगी तो कितना आ गया यहाँ पे n की घात 2, यहाँ 17 थी 51 यानी कि 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 3 7 21, तो n प्लस 5 15, 3 का भाग लगाएंगे 15 5 15 और 3 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, 5 15 और 3 दूनी 6 52 आ गया, बराबर कितना आ गया यहाँ से 0। तो आपके पास है कि ये द्विघात समीकरण मिल गया, क्या मिल गया बच्चा द्विघात समीकरण
अब इस द्विघात समीकरण को आपको हल करके काय का मान निकालना भैया, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वही पहले की तरह फैक्टराइज करेंगे इसके। करो भैया, तो पहले आप 52 के क्या कर लो, आप गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो n मैंने बताया ना, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करता है, तो यहाँ पे n का गुणा कितना है, 1 है। तो 1 का गुणा किससे करेंगे आप, 52 से। तो 1 का गुणा 52 से करेंगे तो कितना आएगा, 52 ही आएगा। और 52 के आपको करने हैं गुणनखंड, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये लिखा है यहाँ पे कितना, 52। तो 52 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 26। 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 13। 13 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1। और बीच में कितना लिखा है, 17। तो अपन ने चाहिए 17 जोड़ने या घटाने पर। तो इनको 2 गुणनखंड बना लो। क्यों, 13 दूनी 26 करेंगे तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28, और 26 में 2 घटाएंगे तो 24। 17 मिला, नहीं मिला। तो इन दोनों का तो गुणा आप कर नहीं सकते, 13 को 2 को। तो फिर आप किसका गुणा करेंगे, इन दोनों का लो, 2 दूनी 4। तो 13 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाता है, 17। और 13 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 9। तो ये तो चाहिए नहीं अपन ने, क्या चाहिए अपन ने, 17 ही चाहिए। तो कहाँ पे मिल रहा है 17, 13 प्लस 4 करने पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, 13 प्लस जब आप 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 17। और मैंने हमेशा बताया आपको कि बड़ी संख्या को ऐसे इस तरीके से जब आप करते हो, तो आपको हमेशा बड़ी संख्या को आगे लेना, छोटी संख्या को कहाँ लेना है, पीछे लेके चलना है। तो अब आप क्या करेंगे, इधर देख लो। तो ये हो गया n की घात 2, कितना लिखा है, माइनस का माइनस, और 17 की जगह पर लिख देंगे आप इस कोष्ठक को, 13 प्लस 4। ये हो जाएगा 13 प्लस 4, और कोष्ठक के बाहर आ जाएगा n। ये n लिखा है तो n लिख देंगे, और प्लस कितना लिखा है यहाँ पे 52। तो आप यहाँ लिख देंगे 52, और बराबर में क्या है भैया, 0। तो आप 0 लिख देना। यहाँ से देखा तो ये हो गया n की घात 2, माइनस का अंदर गुणा करेंगे और n का पीछे से गुणा करेंगे। तो माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया, माइनस, और 13 गुणा n से करेंगे कितना आएगा, 13 है। माइनस 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 प्लस मिलकर हो गया माइनस, और 4 गुणा n से करूंगा कितना आएगा, 4 है। प्लस कितना आ गया, 52, बराबर में कितना आ जाएगा, 0। कॉमन ले लेंगे, 2 का जोड़ा बना के। तो इन दोनों में आपको संख्या तो कोई कॉमन ना दिखाई दे रही, लेकिन n की घात 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, n की घात 2 में से जब भी n कॉमन लेते तो n आता है माइनस, कितना आ गया, 13। n तो कॉमन आ गया तो 13 बचेगा। यहाँ कितना है, माइनस। तो पहले सबसे पहले माइनस लगाओ, प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस तो माइनस लगाएंगे। 4 कॉमन लेंगे, n तो कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो इसके जो चिन्ह वो बदल जाते हैं। तो जो माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 4 का भाग 4 आगे में लगा तो 4 से 4 कट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, n। तो ये हो गया भैया प्लस के n। ये प्लस का चिन्ह तो क्या कर दो, इसको माइनस का कर दो, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं। और 4 का भाग 52 लगा, 13 चौक 52, तो कितना आ जाएगा, 13। बराबर में कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। अब पूरी लाइन में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ये कोष्ठक देखो, दोनों कोष्ठकों में n माइनस 13, तो n माइनस के 13 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, n। और जब आप यहाँ से इसको कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 4, तो बराबर कितना आ गया, 0। तो आप यहाँ से n माइनस के 13 बराबर 0, या फिर आप n माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 13, या फिर n का मान कितना आ जाएगा, 4। तो अपने पास जो पदों की संख्या है वो कितनी होगी, 13 या फिर 4 होगी। दोनों पद संभव है, क्योंकि जो एपी है ना वो घट रही है, ठीक है। क्योंकि जब 13 पद तक आप इसको लेके जाओगे तो एपी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो प्लस वाले पदों को अलग जोड़ लेंगे, माइनस वाले पदों को अलग जोड़ लेंगे, और तो आपको जो अंतर सॉरी जो मतलब पदों की संख्या मिलेगी उन तो कितना आएगा उनका, जब आप निकालोगे इसका योग तो कितना आएगा, 78 आएगा। पदों अलग जोड़ लेना, प्लस वालों को माइनस वालों को अलग जोड़ लेना, फिर उनको घटा घटा लेना, तो कितना आएगा, वो 78 ही आएगा। और 4 पद रहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। इसका अगला पद और ले लो आप, तो कितना, ये माइनस 30 में से कम कर दो तो 15 आ जाएगा। तो 24 21 18 15 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 78 ही आएगा। इसलिए दोनों पर दोनों मान संभव है। तो आप लिख दें, अतः एपी के 13 या 4 पदों का योग कितना होगा, 78 होगा। ये इसका फाइनल आंसर था। तो ये इसकी मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास बता दी है। तो कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, तो आप उसको और कर लेना। मेरे हिसाब से तो इतने ही थे जो मैंने आपको बता दिए। पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, तो देखो मैं आपको पास होने की बढ़िया गणित में नंबर लाने की ट्रिक बताता हूँ। बहुत बढ़िया ट्रिक है। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अपनी जो 10th क्लास की जो प्रश्नावलियाँ हैं उनमें, या जो चैप्टर है उनमें लगभग 2 प्रश्नावली दिए हैं या 3 प्रश्नावलियाँ दी हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक आध मतलब ऐसी एक आध चैप्टर है जिनमें ज़्यादा प्रश्नावलियाँ दी हैं, नहीं तो ज़्यादातर क्या है कि उसमें 2 या 3 ही प्रश्नावलियाँ दी हैं। तो आपको करना क्या है कि जिन चैप्टरों में 2 प्रश्नावलियाँ हैं उनमें से आप किसी एक प्रश्नावली को क्लियर कर लो, पहली को क्लियर कर लो आप। जैसे अध्याय 1 है, अध्याय 1 में क्या भैया 1.1 है, 1.2 है, तो आप क्या करो 1.1 को क्लियर कर लो और भले 1.2 को छोड़ दो।
या आप 1.1 को छोड़ दो 1.2 को क्लियर कर लो, पर मेरे हिसाब से आप पहली को क्लियर कर लो, पूरे सवाल कर लो आप उनके, जो सरल से सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल है उनको आप छोड़ दो, तो भाई आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे उसमें। जैसे अब आपको बताएगा 2 है, तो 2 में कितने हैं भैया, उसमें तो 2.2 ही है लगभग, 2.1 में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादातर है, तो वो तो पूरी क्लियर कर लो, भारी सिंपल है। उसके बाद देखो 3, तो 3 में 3 चलो ज़्यादा है थोड़ी सी, तो आप उसमें से दो सवाल आपको क्लियर करने हैं, एक विलोपन विधि क्लियर करनी है, एक आपको प्रतिस्थापन विधि करनी है, आ जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, 4 है, तो 4 में से आप क्या कर लो, द्विघात बहुपद की द्विघात 4 अध्याय की बात करें अपन, तो 4 अध्याय में आपको क्या क्लियर करना है, आपको क्लियर करना है क्या, शून्य, सॉरी मूल ज्ञात करने हैं। आप एक द्विघात समीकरण के मूल्य निकालना सीख लो, आप क्या सीख लो, द्विघात समीकरण के मूल्य निकालना, तो एक सवाल वहां से आ ही जाता है ना, तो आप वहां से किसी 2 प्रश्नावली को क्लियर कर लो, एक को छोड़ देना, सरल सी को क्लियर कर लो। 4.1 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 4.2 में थोड़े से कर लो आप वहां से। 5 में भैया 5.2 5.1 है, तो आप 5.1 को क्लियर करो, 5.2 को भले ही छोड़ दो, बस सूत्र जरूर याद कर लेना आप इसके। ठीक है, तो आप 5.1 को क्लियर कर लो। इसी तरीके से 6 में क्या है, 6.1 में तो कुछ है ही नहीं, ओटी चाहिए, 6.2 को आप क्लियर कर लो, 6.2 को 6.3 से जितना हो जाए उतना कर लो, तो 6.2 को लगभग क्लियर करके मुझे, और मैं वैसे तो मैं दूंगा इंपोर्टेंट, जैसे इसी तरीके से 7 में भी कितनी भैया अपनी दवाई है, आप 7.1 को क्लियर करो, 7.3 को भले ही छोड़ दो, और सरल भी है 7.1, उसमें से जो सरल से सवाल है उनको सबको लगा लो आप, आपका काम बन जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। 7.1 को क्लियर कर लो। 8 में से आपको पता है 8.1 8.2 8.3 है, तो 8.3 में से बहुत कम सवाल पूछता है, 2 नंबर का सवाल पूछता है, क्योंकि ओटी ज़्यादा पूछता है, जोड़ी पूछता है पूरी की पूरी लगभग उसमें से, तो आप क्या करेंगे कि आप 8.1 और 2 को क्लियर कर लो, ज़्यादा है आप 8.1 को क्लियर करो, भले 8.2 को भी नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, पर 8.1 को आप क्लियर करो, 8.1 को, 9 में तो पूरी एक ही है, तो जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप लगा लो, अगर आपको कठिन लगती है तो जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए उनसे आपको काम बन जाएगा। इसी तरीके से 10 में भी 2 है, तो आप उनमें से किसी एक को क्लियर कर लो, 11 में से किसी एक, 11 में तो एक ही है, तो उसमें से भी सिंपल सा सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आएगा त्रिज्यखंड का या फिर चाप की लंबाई आ जाएगी, या तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, सीधा थीटा देगा आर देगा, है कि नहीं, और सीधा का सीधा सवाल ऐसे ही आता है। पिछले सालों में आप देख लो ना, ज्यादा कठिन सवाल दिया क्या उसने, थीटा दिया है और आपको आर दिया है, तो अब जब थीटा आर दे दे तो या तो आपको त्रिज्यखंड पूछ लेगा या आपको चाप की लंबाई पूछ लेगा, तो देखो चाप की लंबाई पूछे तब भी वहां पर थीटा आर का यूज होता है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तब भी वहां पर क्या, आर और थीटा यूज होता है, तो त्रिज्यखंड पूछेगा तो त्रिज्यखंड के हिसाब से सूत्र लगा देंगे, और चाप की लंबाई पूछेगा तो आप चाप की लंबाई के हिसाब से सूत्र लगा देंगे, तो इतनी सरल है। 12.1 12.2 है, तो इसमें 2 प्रश्नावलियां हैं, तो आप 12.2 को आपको थोड़ी कठिन लग सकती है, इसमें संयुक्त आकृतियों के आपको आयतन ज्ञात करने होते हैं, लेकिन 12.1 भारी सरल है, जिसमें संयुक्त आकृतियां दी है, इसको आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, तो 2 आकृतियां आपको देता है वो, और दोनों आकृतियों का मतलब संयुक्त आकृतियां हैं, तो बस आप ये देख लो कि चित्र कौन कौन सी आकृति से बन रहा है, जिन 2 आकृतियों से चित्र बन रहा है उन दोनों आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र लगा उनको दोनों को जोड़ दो, तो जो नई आकृति है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास, और जो सूत्र आप लगा रहे हैं उस सूत्र के हिसाब से, जैसे मान चलो आपके पास क्या भैया, ऐसे एक बेलन है, और एक क्या दे दिया उसने, एक शंकु दे दिया, बेलन शंकु दे दिया, अब बेलन और शंकु से मिलकर बनी है वो आकृति नई वाली, तो अब आपको करना क्या है उसमें, आपको कुछ नहीं करना है, बस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है, और बेलन का आप जानते हैं कि 2 पाई आर एच, और बेलन का भी आप शंकु का आप जानते हो कितना पाई आर एल होता है, अब आपको क्या क्या चाहिए, 2 पाई आर एच, मतलब आपको आर चाहिए, आपको एच चाहिए, अब सवाल में देगा वो, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको निकाल लेना, पाई आर एल, आर आपको शंकु की त्रिज्या चाहिए और शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो एल, तो एल का सूत्र आपको आना चाहिए, रूट में एच की घात 2 प्लस आर की घात 2 होता है। इसी तरीके से 13 अध्याय, अब 13 में बताओ आप भैया क्या है, 13 में क्या है, 13 में भैया एक सांख्यिकी है, तो आप क्या करें, या आप देखो 3 प्रश्न है इसमें से, तो आपको 101% बता देता हूं कि माध्य का सवाल वो देता ही देता है, किसका सवाल देता है वो माध्य का, तो आप माध्य को क्लियर करो, तीनों विधियों को क्लियर कर लो, अगर वो देखो किसी विधि का नाम दे देगा कि नहीं भैया इसको कल्पित विधि से ही करो, तो फिर आपको कल्पित विधि से करना पड़ेगा, अगर उसने पग विचलन विधि का दे दिया तो आपको फिर पग विचलन विधि से करना पड़ेगा, और अगर आपको उसने प्रत्यक्ष विधि से दे दिया तो फिर आपको प्रत्यक्ष विधि से सवाल करना पड़ेगा, तो इसलिए तीनों विधियों क्लियर कर लो। क्या करिए, अगर आप माध्य को छोड़ रहे हैं तो आप बहुलक और माध्य को दोनों को क्लियर कर लो उनमें से,
बहुलक भारी सरल होता है, उसमें तो आपको टेबल भी नहीं बनानी पड़ती है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और फॉर्मूले में जो देता है F1 F0 F जो भी होता है, जो HL जो भी होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, आप आसानी से बहुलक का सवाल कर जाओगे। तो माध्यक का तो देता ही देता है, पर अथवा में क्या आएगा, बहुलक आएगा या माध्यक आएगा ये अपन नहीं पता, तो इसलिए आप माध्यक को क्लियर कर लो, माध्यक को, और उन दोनों में से किसी एक को क्लियर कर लो। और आपको करना क्या है, मात्र एक एक सवाल क्लियर करना है। जैसे आप एक सवाल को करोगे ना, पूरी प्रश्नावली उसी सवाल के आधार पर पूरी खत्म हो जाएगी, उसी उसी सवाल के हिसाब से पूरी की पूरी प्रश्नावली। इस तरीके से आप पूरे गणित को इस तरीके से क्लियर कर सकते। देखो कितना कम सिलेबस हो गया आपके पास, आसानी से आप पूरा 10th क्लास का गणित कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं आप। कुछ तो अपनी इंपोर्टेंट क्लास चली रही है और मैंने आपको बता दिया आपको किस तरीके से गणित लगाना है, ठीक है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या करना है आपको, देख लो तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पास होना है, थोड़े अच्छे नंबरों से अगर पास होना है तो आपको भैया हल्की फुल्की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।